हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसीज किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन को, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट कर दिया था। और आज यह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्रम में हमारी तीसरी श्रृंखला है, जिसका पहला टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, तो बात है जून 2024 की। कब? जून 2024 की, जब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया गया। और यह कौन सा एडिशन है? तो यह 21वां एडिशन है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। ठीक है, अगर बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त है वो है अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि MIT। अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान को टॉप स्थान प्राप्त है। ठीक है, दूसरे स्थान की बात करें तो इंपीरियल कॉलेज लंदन UK का है, और तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का, और जो चौथा स्थान है वो फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का। ठीक है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत के कुल 46 संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल हैं। ठीक है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT मुंबई, इसे जो है 118वां स्थान प्राप्त है। अगर भारत के क्रम में बात करें तो यह टॉप पे है। ठीक है, इंडिया में टॉप स्थान किसका है? IIT बॉम्बे का। दूसरा स्थान किसका है? तो IIT दिल्ली का। देखते हैं, IIT बॉम्बे 118 रैंक के साथ पहले स्थान पे, IIT दिल्ली 150 रैंक के साथ दूसरे स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, तीसरे रैंक की बात करें तो IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024, द ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2024। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसे लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, ठीक है। आगे देखें तो यह जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जो है, इसे मई में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, और यह दूसरा एडिशन है। ठीक है, अगर बात करें इसमें टॉप कंट्रीज की, तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो हैं USA, इसे पहला स्थान प्राप्त है, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस और पांचवा ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें अंतिम कंट्री की, तो जो लास्ट स्थान है वो माली को प्राप्त हुआ है, यानी माली की माली हालत ठीक नहीं है। इस रैंकिंग में इसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें यूरोप की, तो TTDI ठीक में यूरोप जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। ठीक, यूरोप जो है इसमें टॉप पे है। भारत की बात करें तो जो भारत है उसका स्थान है 39वां स्थान है। ठीक, किस में? यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में। ठीक है, आगे देखें तो यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में जो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें भारत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, उसमें भारत जो है शीर्ष पे है। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज है वह है 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ, 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ MOWCAP में शामिल। अब ये MOWCAP क्या है? MOWCAP है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की बात करें तो यूनेस्को ने इसे 1992 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? इसका एम था विश्व भर में, क्या एम था? विश्व भर में मूल्यवान पुरालेख एवं पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना, यानी कि वैल्यूएबल आर्चिव होल्डिंग और लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है। आगे देखें तो ये जो बैठक थी MOWCAP की, ये कौन सी बैठक थी? तो ये 10वीं बैठक थी MOWCAP की। कहाँ पे हुई? तो उलान बटोर मंगोलिया में हुई। इसमें भारत की 3 कृतियों को शामिल किया गया। ठीक, कौन कौन से? एक तो आपका रामचरितमानस, ध्यान रहे रामचरितमानस, रामायण की बात नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, तुलसीदास द्वारा रचित। दूसरा पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, और तीसरा सहृदय लोचन, ठीक, जो कि आनंदवर्धन द्वारा रचित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। रामचरितमानस की बात करें तो 16वीं शताब्दी में इसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है। ये तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों नाम से MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में इसे शामिल किया गया। ठीक, आपको पता ही है
ये जो रामचरितमानस है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई थी, ठीक, उसी को आधार मान के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, आगे बात करें पंचतंत्र की। ये जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, रचित है। इसे 2000 BCE का माना जाता है, यानी कि 200 BCE का माना जाता है। ठीक, अगर बात करें इस रचना की तो ये जो रचना है ये पोएट्री और प्रोज दोनों फॉर्म में है और इसमें जो है पशुदंत कथाओं का संकलन किया गया है, यानी कि पशुओं से रिलेटेड, पशुओं को बात करते बोलते या उनकी स्टोरीज को बताया गया है। ठीक, इस चीज़ से प्रभावित होकर बहुत सारे कार्टून बने हैं, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं अपितु फॉरेन में इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्टून बनाए गए हैं इसी पंचतंत्र को बेस मानकर। ठीक है, जो हमारा अगला है वो है सहृदय लोकलोचन। ठीक, सहृदय लोकलोचन, इसकी रचना किसने की? तो आचार्य आनंदवर्धन इसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे भी क्षेत्र MOWCAP के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक, अब बात करें इन तीनों रचनाओं की तो इनका क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं उल्टे सीधे क्वेश्चंस जो है UPPCS की द्वारा फ्रेम किए जा रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, तो जो सबसे ओल्डेस्ट है पूछा जा सकता है कौन है, तो पंचतंत्र। दूसरे स्थान पे सहृदय लोकलोचन जो कि आनंदवर्धन का है। तीसरे स्थान पे रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। सबसे पहले इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसे लॉन्च किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब? 3 मई 2024 को। ठीक है, उसी अवसर पे इसे लॉन्च किया गया। कब? 3 मई 2024 को। आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसमें जो शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं, जो शीर्ष 5 स्थान वाले देश हैं, वो हैं नॉर्वे टॉप पे, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ठीक है, कौन? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ठीक, मैक्सिमम देख सकते हैं आप सारे यूरोपियन देश ही दिख रहे हैं। ठीक है, अब भारत के स्थान की बात करें तो जो भारत का स्थान है वो है 159। ठीक, 159वां स्थान है इसमें भारत का। किसमें? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। कौन सा स्थान है? 159। 2023 से इसकी तुलना करें तो 2023 में जो स्थान था वो था 161, अब कितना है? 159। ठीक है, यानी कि 2 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। ठीक, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय रैंकिंग। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। ठीक, अब एशिया की बात हो रही है। ठीक है, अगर इस रैंकिंग में बात करें तो जापान के सर्वाधिक विश्वविद्यालय कितने? 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं और भारत के 91 विश्वविद्यालय जो है शामिल हैं और भारत दूसरे स्थान पे है। टॉप पे कौन? जापान, 119 विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की देखें बात करें तो जो पहला विश्वविद्यालय है वो है सिंधुआ विश्वविद्यालय। वो कहाँ का है? चाइना। चाइना टॉप पे है, सिंधुआ विश्वविद्यालय। ठीक, दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें तो फिर से चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय है और तीसरे विश्वविद्यालय की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है वो तीसरे स्थान पे बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, अगर शीर्ष 100 की बात करें, शीर्ष 100 की बात करें, एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची की बात करें तो मात्र एक ही विश्वविद्यालय, एक ही भारतीय संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है टॉप 100 में। वो कौन सा संस्थान है? IISc बेंगलुरु। ठीक, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त है इसे? 32वां स्थान भी याद रखना जरूरी है। 32वां स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु को प्राप्त हुआ। ठीक, जो दूसरा स्थान है इंडिया के संदर्भ में वो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का है,
लेकिन 119 स्थान के साथ है। तीसरे स्थान पे है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरला का, मतलब तीनों को तीनों साउथ। अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसे लॉन्च किया जाता है UNSDSN, ठीक, संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो फिनलैंड, कौन लैंड? फिनलैंड, इसमें जो है लगातार 7वीं बार जो है विश्व का सबसे ज़्यादा प्रसन्न देश घोषित किया गया है। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक, कंटिन्यूअस 7 टाइम। ठीक है, इसे जो है हैप्पीएस्ट कंट्री घोषित किया गया है। ठीक, तो इसे याद रखने का तरीका, हैप्पीनेस यानी कि फन, तो फिनलैंड। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड। अगर लास्ट रैंकिंग की बात करें तो अफ़गानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा दुखी देश है। ठीक है, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज देखें अगर, तो फिनलैंड टॉप पे, दूसरा डेनमार्क, EF और DFD, EFD करा के खुश होंगे, फिनलैंड और डेनमार्क। तीसरे स्थान पे आइसलैंड। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का जो रैंक है इसमें वो है 126, 126वां स्थान है। ठीक है, और 2023 की बात करें तो 2023 में भी जो इसे स्थान प्राप्त था वो था सेम स्थान 126। ठीक है, तो दोनों याद रखना है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 2023 और 24 में भारत ने सेम स्थान प्राप्त किया, वो भी 126। ठीक है, नेक्स्ट विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ठीक, बात है मार्च 2024 की, जब लंदन के UK में वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? लंदन UK में। ठीक है, बस इतना ही। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2023। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये सिपरी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें इस रिपोर्ट की तो जो कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा है, ठीक, जो सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यात करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो शीर्ष 5 देशों की बात करें, सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अंडरस्टूड है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पे फ्रांस है, तीसरे स्थान पे रशिया है और चौथे स्थान पे चाइना है। 5वें स्थान की बात करें तो जर्मनी आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। तो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, रशिया। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें इंपोर्ट करने में तो टॉप इंपोर्टर्स जो कंट्रीज हैं उसमें हम सबसे पहले आते हैं, यानी कि भारत का जो है पहला स्थान आता है इंपोर्ट में। ठीक है, दूसरा स्थान सऊदी अरेबिया का है। तीसरे स्थान की बात करें तो कतर का, चौथे स्थान पे यूक्रेन है और 5वें स्थान पे पाकिस्तान। 5वें स्थान पे कौन? पाकिस्तान। ठीक है, इंपोर्ट करने में। ठीक, अगर बात करें वर्ष 2019 से 2023 की, ठीक, 4 सालों की, कब से कब तक? 2019 से 23 तक की। तो इस अवधि में जो भारत रहा है वो शस्त्रों के आयात में शीर्ष पे रहा, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं, यानी कि भारत को शस्त्र कौन कौन से देश के द्वारा जो है आपूर्ति कराए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा शस्त्र है वो भारत लेता है रशिया से, फिर फ्रांस से, फिर अमेरिका से। ठीक, तो सबसे ज़्यादा शस्त्र भारत कहाँ से खरीदता है? रशिया से। दूसरे स्थान पे फ्रांस और तीसरे स्थान पे अमेरिका। ठीक है, रूस से अगर बात करें तो 36% शस्त्रों का हम आयात करते हैं। कितने परसेंट? 36%। फ्रांस से सेकंड नंबर पे 33% और फिर तीसरे स्थान पे अमेरिका से 13% लगभग शस्त्र को हम आयात करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। ठीक है, अंकोर वाट जो है वो यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। कौन पुर से नाम से? यशोधरपुर नाम से भी जाना जाता है। अंकोर जो है, ये जो नाम है ये नौकोर से लिया गया है। ठीक, जो है कि एक खमेर शब्द है जिसका अर्थ है, नौकोर का क्या अर्थ है? साम्राज्य। ठीक है, नौकोर का क्या अर्थ है? साम्राज्य। ठीक है, ठीक है। बात करें 12वीं शताब्दी की, ठीक,
12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। कौन सा सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। ठीक, सेंचुरी भी याद रखना जरूरी है। 12th सेंचुरी में किसका निर्माण हुआ था? अंकोर वाट का। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है, अभी देखेंगे। तो ये जो अंकोर वाट मंदिर है, ये खमेर साम्राज्य के एक राजा थे। कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है। और ये जो अंकोर वाट टेम्पल है, ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी क्या है कि रिसेंट में कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट मंदिर है, अंकोर वाट जो टेम्पल है, इसे विश्व के 8वें अजूबे, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया है। ठीक है, किससे नवाजा गया? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया अंकोर वाट मंदिर को। ठीक है। अगर बात करें इस मंदिर की, यह इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पई को पीछे छोड़ के अपना स्थान बनाया हुआ है। मतलब इटली का जो प्रसिद्ध पर्यटन शहर है पोम्पई, इसको पीछे छोड़ के अंकोर वाट ने 8वां स्थान ग्रहण किया, 8वां स्थान लिया। ठीक है, ठीक है। आगे बात करें तो विश्व के 7 जो नए अजूबे हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, जो विश्व के 7 अजूबे हैं, ठीक, वो इस प्रकार हैं। ताजमहल भारत का, कोलोजियम इटली का, कोलोजियम इटली का, और कौन? माचू, माचू जो है पेरू का, पेड्रा जॉर्डन का, चीन की महान दीवार चाइना में है, और द स्टैचू ऑफ द क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील का, और चिचेन इट्जा मैक्सिको का। ठीक है, ये जो है विश्व के 7 जो है नए अजूबे हैं, और जो 8वां अजूबा कौन बना? अंकोर वाट टेम्पल। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य। स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य बनाया गया। ठीक है, ठीक है। बात करें मार्च 2024 की, कब? मार्च 2024 की, तो स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य बनाया गया। ठीक है, ठीक है। स्वीडन की बात करें, स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन शामिल है। ठीक, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल है बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आगे देखें तो स्वीडन जो है, स्वीडन एवं नाटो के मध्य संबंध की बात करें तो ये 1994 में स्थापित हुआ था। ठीक, जब स्वीडन पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ था। किस में शामिल हुआ था? पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ था। तभी से स्वीडन और नाटो के बीच एक संबंध स्थापित हो गया था। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है याओंडे घोषणा। ठीक है, देखते हैं क्या है ये याओंडे घोषणा। तो 11 अफ्रीकी देशों के, कितने अफ्रीकी देशों के? 11 अफ्रीकी देशों के, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसके 11 देशों ने स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने, ठीक, किससे? मलेरिया से होने वाली मृत्यु में त्वरित कमी लाने तथा मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याओंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया, यानी कि घोषणा पत्र साइन किया। तो कितने देशों ने? 11 देशों ने। एक बार नाम देखते हैं 11 देशों के। तो बुर्किना फासो, कैमरून, ठीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि DRC, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। ठीक, ये 11 कंट्रीज ने मिलकर एक जो है घोषणा पत्र को साइन किया। ठीक है, इस घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? इस घोषणा पत्र का केंद्रीय विषय क्या है? इस घोषणा पत्र का केंद्रीय विषय है मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, इसका जो है सेंट्रल आइडिया था, केंद्रीय विषय था। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। इसे सबसे पहले लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है, इसे जानना जरूरी है। तो इसे लॉन्च किया जाता है IEP के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड
पीस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक, अगर इस सूचकांक में टोटल कंट्रीज़ की बात करें, जो टोटल कंट्रीज शामिल हैं वो हैं 163 कंट्रीज। ठीक है, अगर बात करें इस्लामिक स्टेट की, IS की, तो ये विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह है, डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, और इसे लगातार 9वें वर्ष, ठीक, लगातार 9th ईयर इसे IS को, ठीक, विश्व का डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप, सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें तो भूटान, चाइना, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में, देशों की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो आतंकवाद से जो टॉप 5 कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो देश देखें, टॉप 3 देखते हैं तो टॉप 3 में है बुर्किना फासो, इजराइल और माली। तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पे इजराइल और तीसरे नंबर पे माली। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है वो 14वें स्थान पे आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। ठीक है, 14वां स्थान हासिल किया है भारत ने आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है पोखरा, नेपाल की पर्यटन राजधानी। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन बनी? पोखरा। ठीक है, अगर बात करें पोखरा की, ठीक, तो ये जो पोखरा है यह नगर फेवा झील, फेवा लेक के तट पर स्थित है। तो इसे याद रखना जरूरी है। कौन से लेक पे स्थित है? तो फेवा लेक पे स्थित है पोखरा। ठीक है, यह अपनी जो है प्राकृतिक सुंदरता, ठीक, नेचुरल ब्यूटी और सांस्कृतिक समृद्धि, ठीक, मनोरंजन गतिविधियों की विभिन्न श्रृंखला का पर्यटन के केंद्र के रूप में लंबे समय से चिन्हित किया जाता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है कि मार्च 2024 में नेपाल सरकार ने, ठीक, पोखरा को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया। ठीक है, यह कौन से झील के किनारे स्थित है? तो फेवा झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और कौन से घाट पे है? तो बराही घाट पर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ठीक, तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसे लॉन्च किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 4 देशों सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र यानी कि इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में रखा गया है। किसे? सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और ताइवान को इकोनॉमिकली फ्री की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, ठीक है, आगे बात करें तो 50 से 59.9 के मध्य जो स्कोर प्राप्त करने वाली कंट्रीज हैं उनमें शामिल 62 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः जो है गैर स्वतंत्र, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। जिनमें शामिल कौन कौन से हैं? तो जिनमें इम्पॉर्टेंट है भारत, ब्राज़ील और रसिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो है मोस्टली अनफ्री श्रेणी में रखी गई हैं। कौन? भारत, ब्राज़ील और रसिया जैसी। ठीक, अगर इस सूचकांक की बात करें, इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र, ठीक, सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। किसे? सिंगापुर को। ठीक है, ठीक है, भारत का स्थान देख लेते हैं। तो इस सूचकांक में यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कितना है? 126 स्थान प्राप्त हुआ है, मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अगर इस सूचकांक की बात करें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें जो शीर्ष 3 देश शामिल हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक, USA और UK और फ्रांस, ये 3 स्थान हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 2024 में कौन सा स्थान पे है? इसमें भारत जो है 42वें स्थान पे बना हुआ है, 42nd स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। तो सबसे पहले इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया जाता है। किसे? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को। ठीक है,
ठीक है, आगे बात करें तो इसमें जो है सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाली 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो डेनमार्क जो है वो टॉप पे बना हुआ है, ठीक, और दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, ठीक। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन है? डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, ठीक। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा है? तो सोमालिया को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कंट्री घोषित किया गया है, ठीक। कौन सा स्थान है? 180, यानी टोटल 180 कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, भारत का क्या स्थान है? जो भारत का स्थान है 2023 में CPI में, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो भारत जो है 39 स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 39वें स्थान पे है, ठीक। कौन से स्थान पे? 39वें स्थान पे। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है गरबा, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। कौन? गरबा, ठीक है। देखते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को ने क्या किया? एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया। कब? 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य। कहाँ पे किया? तो कसानी, बोत्सवाना में, ठीक है। कहाँ पे किया? कसानी, बोत्सवाना में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है गरबा को भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया, ठीक। अमूर्त, ठीक, 2 होते हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, ठीक है। एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है। बात करें गरबा की, तो गरबा जो है एक अनुष्ठानिक एवं भक्तिपूर्ण नृत्य है, ठीक है, जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा जो है वो गैब्रो या गरबा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो संस्कृत शब्द गर्भद्वीप से हुई है, ठीक है, ठीक है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गैब्रो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मटका जो है ये मानव शरीर का एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मानव शरीर का प्रतीक है। और उसके अंदर जलता हुआ दीपक जो है वो किसका प्रतीक है? वो दिव्य आत्मा का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो उसके अंदर जो जलता हुआ दीपक है वो सोल है, और जो मटका है वो क्या है? वो बॉडी है, ठीक है, ठीक है। आगे देखें तो ये जो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं कुछ देख लेते हैं, तो ठीक है। तो उसमें जो है रामलीला जो है वो कब शामिल हुई थी? 2008 में रामलीला शामिल हुआ था, ठीक। और वैदिक मंत्रोच्चार कब शामिल हुआ था? 2008 में। और कुटियाट्टम, ये जो संस्कृत नाट्यकला है, 2008 में शामिल हुआ था, ठीक। तो पहले 3 देख लिए, ठीक। अब हम लास्ट वाले देख लेते हैं। तो अभी 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया। इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई थी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की, तो इसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल हैं? इसमें यूरोपियन यूनियन को लेके टोटल 63 कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन प्लस 63 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके लिए जो है 4 श्रेणियां बनाई गई हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, और ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20% के साथ, और जलवायु नीति कुल स्कोर का 20% के साथ, ठीक। ये 4 श्रेणियाँ बनाएगी, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बात है दिसंबर 2023 की। कब? दिसंबर 2023 की, जब COP28 के दौरान, ठीक, जर्मन वॉच क्लाइमेट एंड नेटवर्क इंटरनेशनल, किसके द्वारा? जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क में क्लाइमेट चेंज
परफॉर्मेंस इंडेक्स में सर्वोच्च रैंक हासिल किया है। ठीक, सर्वोच्च रैंक में भी इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि शीर्ष 3 स्थान पे कौन है? कोई नहीं, शीर्ष 3 स्थान रिक्त है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डेनमार्क को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो चौथा स्थान, भले ही सर्वोच्च स्थान है बट चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, पहले 3 में से कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें इसमें लास्ट की, तो सऊदी अरब, ठीक, सऊदी अरब को जो है इस सूचकांक में अंतिम स्थान 67th प्लेस प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा CO2 का उत्सर्जक देश कौन सा है? चाइना, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे हम खुद ही हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पे इंडिया ही है। ठीक, ठीक। तो इस प्रकार विश्व की जो ग्रीन हाउस गैसों की जो 75% इमिशन है, यानी कि 75% का जो उत्सर्जन है, वो उसके लिए G20 कंट्रीज ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की, तो इसमें जो शीर्ष देश हैं वो कौन कौन से हैं? चौथे स्थान पे अभी आपने देखा ही डेनमार्क है, 5वें स्थान पे एस्टोनिया, 6ठे स्थान पे फिलीपींस, और हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 7वें स्थान पे। अच्छा, 2023 में इसकी क्या रैंकिंग थी? तो 2023 में इसकी रैंकिंग, 2023 की बात करें तो 2023 में इसकी जो रैंकिंग थी वो थी 7th। ठीक है, 2022 में 8वीं रैंकिंग थी। ठीक, 2024 में भी कौन सी रैंकिंग है? 7वीं है। ठीक, तो हमने 3 देख लिया। 2022 में 8वीं रैंक थी, 2023 में 7वीं रैंक, और 2024 में भी 7वें रैंक पे इंडिया बना हुआ है। ठीक, अंतिम स्थान हमने देखा ही, कौन है? सऊदी अरब। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो वर्ष 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा 1927 से पर ईयर पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहला इंडियन और इकलौता इंडियन जिन्होंने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन में अपनी जगह बनाई वो कौन थे? वो थे हमारे महात्मा गांधी। 1930 में इन्हें जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, अभी की बात करें लेटेस्ट की, तो दिसंबर 2023, कब? दिसंबर 2023 को अमेरिका की जो प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन है, ठीक है, उसमें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, कब? 2023 में। इससे पहले अगर बात करें वर्ष 2017 की, तो 2017 में भी ने टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकिंग नामक समूह में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक, यानी कि ये 2 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई। ठीक है, कब? एक बार 2017 में और अभी 2023 में। ठीक है, ठीक है। जो द साइलेंस ब्रेकर्स के समूह में ये ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इस प्रकार जो है टेलर स्विफ्ट क्या हुई? टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पे 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित किए गए विजेताओं की सूची जो है वो इस प्रकार है। अगर बात करें CEO ऑफ द ईयर की, तो इसे किसे घोषित किया टाइम्स पत्रिका ने? तो सैम अल्टमैन, ओपन AI के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कौन? सैम अल्टमैन। इनको जो है CEO ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो लियोनेल मेसी को जो है, जो कि एक फुटबॉलर हैं, उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एलेक्स नेवेल को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर घोषित किया गया टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ठीक, अब हम देख रहे हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके शामिल हैं? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय के साथ भारत जो है 148 विश्वविद्यालय के साथ
सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय के रूप में शामिल है। ठीक है, एशिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो जो टॉप पे है वो है पेकिंग विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पे हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पे सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, ठीक है। भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत जो है शीर्ष 100 में शामिल होने वाला जो भारत के विश्वविद्यालय हैं वो हैं आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है 40 रैंक के साथ, बट इंडिया में टॉप पे। ठीक, 46 पे है आईआईटी दिल्ली। ठीक, पर 2 ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हमारा अगला न्यूज़ है ग्वालियर एवं कोझिकोड। कौन? ग्वालियर एवं कोझिकोड, ये यूसीसीएन में शामिल। ठीक, यूसीसीएन क्या है? यूसीसीएन जो है वो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ग्वालियर और कोझिकोड को किसे? ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो देखते हैं कब। बात है अक्टूबर 2023 की, जब वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर। किस दिन? वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर। कब मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे? तो 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, इस अवसर पर 55 शहरों को गांधी जी के जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर को 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, यानी क्रिएटिव सिटीज के रूप में शामिल किया गया। ठीक, तो इसी क्रम में भारत के 2 शहर शामिल हुए। कौन? एक कोझिकोड, दूसरा ग्वालियर। बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर जो है उसे जो है संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे किस लिए शामिल किया गया। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड को साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। इससे पूर्व जो है वर्ष 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में और चेन्नई को भी संगीत के क्षेत्र में जो है 2017 में शामिल किया गया। और बात करें वर्ष 2019 की तो 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में। ठीक, और वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार बात करें तो भारत में जो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की टोटल संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? तो वो टोटल संख्या है 8। तो आपका गोल्डन नंबर क्या है रचनात्मक शहरों के लिए? 8। ठीक है, तो 8 रचनात्मक शहर जो है टोटल शामिल हो चुके हैं अब तक। ठीक है, ठीक है। बात करें ग्वालियर की तो अभी आपने देखा ही संगीत के रूप में, यानी कि संगीत के शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसे जो है मान्यता प्रदान की गई। ठीक, और ग्वालियर की यह ख्याति संगीत जो है के क्षेत्र में दिग्गजों तथा संगीत सम्राट तानसेन, इनका नाम कौन नहीं जानता, और बैजू बावरा के कारण स्थापित हुआ है। इसका जो स्थान हुआ है वो किसके कारण? तानसेन और बैजू बावरा के द्वारा। ठीक है, बात करें कोझिकोड की तो इसे जो है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। किसके रूप में? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। और साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन? कोझिकोड। ठीक है, ये कोझिकोड स्थित कहाँ है? तो केरला में है ना। ठीक है, कोझिकोड जो है वो वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव, केरला लिटरेचर फेस्टिवल का अस्थायी आयोजन स्थल है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वह इजराइल फिलिस्तीन विवाद। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमले को ये क्या नाम दिया गया? तो हमास द्वारा जो इजराइल पे हमला किया गया उसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जो हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। ठीक है, ठीक है। अब ये इसे ऑपरेशन अल अक्सा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ जो है इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना। ठीक है,
कौन सी मास्क पे? अल-अक्सा मास्क पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है। अगर बात करें हमास इजराइल संघर्ष के चलते, तो भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को, कब? 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उससे क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन अजय। ठीक, इसके तहत जो है भारतीयों को वहाँ से बाहर निकाला गया। ठीक है। आगे देखते हैं। ढोरडो, ये कहाँ का विलेज है? तो गुजरात का। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया। ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज इसे घोषित किया गया। ठीक है। ठीक है। ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज है, ये किसकी पहल है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, UNWTO की एक पहल है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो UNWTO की महासभा, UNWTO जनरल असेंबली का जो 25वां सत्र था, जो 25th सेशन था, वो अक्टूबर 2023 के मध्य कहाँ पे आयोजित हुआ? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। तो स्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये जो ढोरडो है गुजरात का, जो कि कच्छ ज़िले में स्थित है, ठीक है, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया। ठीक है। ठीक है। ये जो UNWTO है, इन्होंने 54 सर्वश्रेष्ठ गांव में भारत का जो ढोरडो था उसे जो है सर्वश्रेष्ठ गांव जो है चुना। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। ढोरडो जो है वर्ष 2023 से पूर्व वर्ष 2021 में पोचमपल्ली, तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। तो 2021 में किसे चयनित किया गया था? पोचमपल्ली, तेलंगाना को, और अभी 2023 में ढोरडो को। ठीक है। पोचमपल्ली की विशेषता के बारे में बात करें तो जो पोचमपल्ली है, यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और भारत के सिल्क शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वह है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो इसे को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे मर्सर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक, मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये जो है शीर्ष 3 देश हैं। भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 45वां स्थान है भारत का। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा अगला सूचकांक है वो इम्पोर्टेंट है, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक 2023। ठीक है। इसमें अगर बात करें संकेतक की तो 4 संकेतक प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि बाल दुबलापन, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि बाल ठीनापन, ठीक है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ठीक है, तैयार किया जाता है। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें इसके एडिशन की तो ये 18वां संस्करण है इसका। ठीक है। इसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल हैं? तो 125 देश इसमें कुल शामिल हैं। ठीक है। अगर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की, इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह यानी कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है। कोई भी देश एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश, कितने देश? 9 देश भूखमरी की भयावह यानी कि अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अगर 9 देशों की बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो देश हैं यानी कि 6 देश, 9 में से आउट ऑफ 9 6 जो कंट्रीज हैं वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक, वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर और यमन, ठीक है, यमन के लोग हैं। ठीक है, जिन्हें जो है एक्सट्रीमली अलार्मिंग में रखा गया है। अंतिम देशों की, अंतिम देश कौन है? तो जो अंतिम 3 देश हैं वो है मध्य अफ्रीका गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। ठीक, भारत की जो रैंकिंग है
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो कितनी है, 111 रैंक के 2000। हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है नोबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम अर्थशास्त्र का नोबेल 2023। तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है था 2023 का, वो किससे प्रदान किया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है, गोल्ड से है, तो इस हिसाब से याद रखेंगे गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें क्लाउडिया गोल्डिन की, तो यह जो है अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली तीसरी महिला हैं। ठीक, यानी कि इससे पहले भी 2 महिलाओं ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया है। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है, ये जो है सोलो के क्षेत्र में बात करें, यानी कि अकेले के क्षेत्र में बात करें, तो ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अकेले जो है अर्थशास्त्र का नोबेल हासिल किया है। यानी कि इससे पहले जो भी महिलाएं थी वो किसी के साथ जो है शामिल रहती थी अर्थशास्त्र का नोबेल पाने में। ठीक है, तो इन्हें किस क्षेत्र में यह प्रदान किया गया, इन्हें जो है लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में, किसके बारे में, लेबर मार्केट यानी कि श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत बनाने के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें क्लाउडिया गोल्डिन की, तो यह अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर है। ठीक है, जो हमारा अगला नोबेल है वो है शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल प्रदान किया गया, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को यह नोबेल प्रदान किया गया। किस लिए प्रदान किया गया, तो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए इन्हें जो है यह नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, जब इन्हें यह नोबेल प्रदान किया गया तो नरगिस जो थी वो कैद में यानी कि जेल में थी। ठीक है, और ईरान के संदर्भ में बात करें तो ये ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें शांति का नोबेल प्रदान हुआ है। इससे पहले 2003 में शिरीन एबादी, ठीक, शिरीन एबादी को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, तो ईरान की जो प्रथम महिला थी नोबेल पाने वाली कौन थी, शिरीन एबादी। ठीक, और 2023 में किन्हें मिला, तो नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, बात करें साहित्य के क्षेत्र के नोबेल की, तो 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले जो व्यक्ति बने वो बने जान ओलाव फांसे। कौन, जान ओलाव फांसे। जान ओलाव फांसे जो हैं ये एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया। कौन सा, तो जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। ठीक है, अनसेएबल भावनाओं को जो आवाज़ देते हैं उनके लिए यह इन्हें नोबेल प्रदान किया गया। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। जो हमारा नेक्स्ट नोबेल है वो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें नोबेल मिला, तो 3 लोगों को, 3 वैज्ञानिकों को, मॉगी डी बावेंडी, ठीक, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सियाई एकिमो को यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे जिससे एग्जाम में टिक कर पाएँ। मॉगी, ब्रूस ब्रश से याद रखेंगे, और एलेक्सा से याद रखेंगे। किसे, मॉगी ब्रूस, मॉगी जो है मैगी से याद रख सकते हैं, ब्रश करने के बाद मैगी, ठीक है, खाए, ठीक, उसके बाद एलेक्सा से क्वेश्चन पूछने लगे। ठीक है, तो कौन, मॉगी, ब्रूस और एलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 किससे प्रदान हुआ, तो पीरे, ठीक, पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउस्ट और एली एल व्हीलर। ठीक है, इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्रदान हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें किस लिए प्रदान किया गया है नोबेल, इन्हें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए नोबेल प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉन डायनेमिज्म के लिए इन्हें जो है यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इससे पहले हम इसमें भूल गए कि ये जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल था उन्हें जो है किस लिए प्रदान किया गया था, इन्हें जो है क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए, रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, और फिजिक्स के क्षेत्र में किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया था, पीरे। जनरली आप पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी को पढ़ते हैं रसायन में, लेकिन यहाँ पे किस में आएंगे, यहाँ पे आएंगे भौतिक में, याद रखेंगे। व्हील, पहिया,
व्हीलर याद रखेंगे, व्हील से व्हीलर, व्हील जो है भौतिक विज्ञान से रिलेट कर लेंगे, और फ्रैंक जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं वो फ्रैंक होते हैं। तो इस तरह से जो है हम नाम याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, जो हमारा अगला नोबेल है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल। ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल प्रदान किया गया? तो कैटलीन बीसमैन। ठीक, कैटलीन डू बीसमैन। तो किसे किसे? बीसमैन को, 20 को, और किसे? कैटलीन कैरिको को यह जो है नोबेल प्रदान किया गया। ये जो कैटलीन कैरिको हैं ये कहाँ के हैं? ये हंगरी अमेरिकी हैं। ठीक, और जो बीसमैन हैं वो अमेरिकी हैं। ठीक, इन्हें जो है वो कोविड-19 के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका के लिए इन्हें जो है यह नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो यह ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें जो है, तो इसमें जो है टोटल 108 देश, कितने देश? 108 देश और 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो है ऑक्सफोर्ड जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक, ऑक्सफोर्ड को लगातार 8वीं बार जो है यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान पे रहने का। और जो इंडिया का IISc बेंगलुरु है वो जो है टॉप पे बना है। ठीक है, ठीक है। तो भारत के 5 देख लेते हैं शीर्ष विश्वविद्यालय जो कि टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में शामिल है। जो टॉप पे है अभी आपने देखा ही, IISc बेंगलुरु। दूसरे स्थान पे अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का। तीसरे स्थान पे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का। चौथे स्थान पे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का। और 5वें स्थान पे सुलिना यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश के भी संस्थान इसमें शामिल हैं? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान इसमें शामिल हैं। कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इनका नाम याद रखना है बस। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वह है मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है? तो वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा का है, संयुक्त रूप से इनके दोनों के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया जाता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को। तो शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क। कौन कौन? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये 3 कंट्रीज जो हैं टॉप पे हैं किसमें? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो भारत का क्या स्थान है? जो भारत का स्थान है वो है 109। कौन सा स्थान है भारत का? भारत का स्थान है 109वां स्थान। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये? इसे लॉन्च किया जाता है इनसीड बिजनेस स्कूल। ठीक, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, किसे? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। टोटल इसमें देश कितने शामिल हैं? 134। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है? तो जो प्रथम स्थान पे है वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे स्थान पे USA, चौथे पे डेनमार्क और 5वें पे नीदरलैंड। अगर बात करें अंतिम स्थान की, तो जो अंतिम स्थान, जो अंतिम पायदान पे है वो है चाड 134वें स्थान के साथ, यानी कि टोटल 134 देश में शामिल हैं। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो जो भारत की स्थिति है वो है 103। तो भारत का स्थान क्या है? 103। अच्छा, ये कौन से आय वर्ग में शामिल है? तो ये 30.37 स्कोर के साथ निम्न मध्यम आय में शामिल है। किसमें? निम्न मध्यम आय में शामिल है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कौन? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसे जो है प्रकाशित या लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है टॉप 3 कंट्रीज कौन है? तो डेनमार्क टॉप पे है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। जो वेनेजुला है उसे जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत
भारत के स्थान की बात कर लेते हैं तो भारत को जो है 79th ठीक 79वां स्थान जो है भारत को प्राप्त है इसमें। ठीक, कौन सा स्थान? 79 स्थान।